देश के उच्च पोस्ट पर बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना हो या दुश्मन को घर में घुसकर मारना, बिहारी हर जगह भारी पड़ता है। ऐसी प्रतिभा से धनी राज्य को जब यहाँ के नेता करप्शन और बेरोजगारी की दलदल में धकेलते हैं तो दिल से बस उनके लिए यही बद्दुआ निकलती है। नर्क में जलाओ उसे, गरम तेल में पकोड़े बनाओ उसके भगवान। बेंगलोर पूरे देश को सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है, महाराष्ट्र बॉलीवुड की फिल्में सप्लाई करता है, हरियाणा मारुति की गाड़ियां सप्लाई करता है, आसाम पूरे देश को चाय पिलाता है। लगभग सभी राज्य देश में कुछ न कुछ सप्लाई करते हैं। ऐसे में बिहार पीछे कैसे रहता? अरे बिहार को इतना भी बैकवर्ड मत समझिए। बिहार पूरे देश को सप्लाई करता है मजदूर। आपको अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूर चाहिए? अरे हम बैठे हैं ना। आपको घर बनवाना है, कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर चाहिए? अरे ये बैठे हैं ना। करेक्ट भाभी जी। देश के लगभग हर राज्य में बिहारी आपको मजदूरी करते और रिक्शा चलाते मिल जाएंगे। बिहार का मजदूर साल के लगभग 10 महीने अपने परिवार से दूर प्रवासी मजदूर की जिंदगी बिताता है। हिसाब लगाया जाए तो ये अपनी उम्र का आधे से ज्यादा समय बिहार से दूर किसी दूसरे राज्य में मजदूरी करते हुए बिता देते हैं। बिहार की हालत ऐसी क्यों है? क्या बिहार में प्रतिभा की कमी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के इस देश में आईएएस और आईपीएस जैसे उच्च सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों में से 10% अधिकारी सिर्फ बिहार से हैं। अगर बात करें सेना की तो उसमें भी 8% सेना बिहार से आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश के उच्च पोस्ट पर बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना हो या दुश्मन को घर में घुसकर मारना, बिहारी हर जगह भारी पड़ता है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बिहारी जब जिद पर अड़ता है तो अकेले ही छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ का सीना चीर देता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आंदोलन ऐसा करता है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाना पड़ जाता है। ऐसी क्षमता के बाद भी यहाँ के लोग दूसरे राज्यों के फैक्ट्रियों, मंडियों में मजदूरी करने, रिक्शा चलाने या दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है। बिहार सरकार इंडस्ट्री डेवलप करके इनके लिए राज्य में ही रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करती? क्योंकि जब कोई फैक्ट्री लगता है और उसमें अगर 5000 मजदूर काम करते हैं तो उनके आसपास के क्षेत्र में 5 से 10,000 अतिरिक्त रोजगार और उत्पन्न होता है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी बिहार में काफी रोजगार उत्पन्न हो सकता है। महात्मा बुद्ध की धरती बोधगया, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा, भगवान महावीर का जन्मस्थल वैशाली, राजगीर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, नौलखा प्लेस, जल मंदिर जैसे अनेकों पर्यटन स्थल हैं जिसका प्रचार प्रसार और विज्ञापन करके टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है, जैसा कि बाकी के राज्य करते हैं। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे और आप भी आइए सबके साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अब चूंकि बिहार में इंडस्ट्री है नहीं तो पूरा बिहार खेती पर निर्भर है और खेती पर प्रकृति कितनी मेहरबान है ये तो आपको पता ही है। कभी बाढ़ का प्रकोप तो कभी सूखे की मार, बहन बेटी के दहेज से सर पे कर्ज भी अपार, ऊपर से एक के बाद एक निकम्मी सरकार। कब रुकेगा पलायन, कब आएगी बिहार में बहार? एक तो खेती पर निर्भरता, ऊपर से दहेज जैसी कुरीतियां एक साधारण परिवार के आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर देता है। ऐसे में परिवार का युवा अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़कर कमाई करने को मजबूर हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि बिहार में रोजगार उतना ही है जितना कि अनुपम खेर के सर पे बाल, जितना कि आरसीबी के पास आईपीएल की ट्रॉफी, जिस कारण इन्हें बिहार से पलायन करना पड़ता है। ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में दिन के 16-16 घंटे काम करते हैं। एक ही कमरे में 15 से 20 लोग भेड़ बकरी की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये अपने खेतों को छोड़कर पंजाब के खेतों में मजदूरी करते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा त्रासदी बिहार के मजदूरों ने झेला। लॉकडाउन लगने पर जहां ज्यादातर राज्य अपने अपने राज्य के मजदूरों को ट्रेन और बसों के जरिए घर तक पहुंचा रहे थे, वहीं बिहार सरकार ने अपने मजदूरों को लाना तो दूर, उनकी सुध लेना भी उचित नहीं समझा। ऐसे में मजदूर पैदल, ट्रकों से या किसी अन्य तरीके से अपने घर की ओर रवाना हो गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। साइकिल पर दिल्ली से बिहार आना या कल्पना करना भी असंभव था, पर बिहार की बेटी ज्योति ने असंभव को संभव कर दिया। लॉकडाउन के समय अपने से अधिक वजन के पिता को साइकिल पर बैठाकर गिरती संभलती 8 दिन में 1200 किलोमीटर का सफर तय कर गुरुग्राम से अपने गांव दरभंगा पहुंच गई। ज्योति ने यह साबित कर दिया कि बिहार का बेटा तो क्या,
बेटी भी अगर ठान ले तो मुसीबत उसके सामने घुटने टेक देता है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? ऐसी प्रतिभा से धनी राज्य को जब यहाँ के नेता करप्शन और बेरोजगारी की दलदल में धकेलते हैं तो दिल से बस उनके लिए यही बद्दुआ निकलती है। नरक में जलाओ उसे, गरम तेल में पकोड़े बनाओ उसके भगवान। भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि हर अमीर के पास राशन कार्ड है पर गरीब का राशन कार्ड कहाँ बन पाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आधा पैसा तो अधिकारियों की भेंट चढ़ जाता है। बिना घूस दिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता है। भ्रष्टाचार इस हद तक है कि साला एक ही ब्रिज 2 बार गिर जाता है। पर गलती सिर्फ सरकार की ही नहीं है, यहाँ की जनता जनार्दन का भी है। क्योंकि जब सरकार चुनना होता है तो ये जातियों में बंटकर सरकार चुनते हैं। कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा है तो नीतीश कुमार को वोट करेगा, चाहे नीतीश कुमार इस पार्टी से उस पार्टी में चाहे जितनी गुलाटियां मारते रहे। यादव है तो लालू परिवार को वोट करेगा, चाहे वह जितना भी चारा खा के बैठा हो। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। एक बात समझ लीजिए, ये राजनीतिक पार्टियां आपको जातियों में बांटकर आपकी जड़ें काट रही हैं। तो बिहार वालों, अगली बार जब वोट देने जाइएगा तो अपनी जाति को नहीं, विकास को जिताइएगा। खुद को और अपने परिवार को प्रवासी होने से बचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद।